वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इमोशनल अब्यूज, जिसे हम साइकोलॉजिकल अब्यूज भी कह सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब भी कोई आपको या फिर आप किसी को इमोशनली अब्यूज यानी कि उसकी फीलिंग्स को इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे कहते हैं इमोशनली आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली विमेन के केस में ये ज्यादा देखा जाता है। जब पार्टनर्स के केसेस में वो इमोशनली अब्यूज होती हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर के कारण इमोशनली अब्यूज होती हैं, यहाँ तक कि अपने वर्क प्लेस पर भी उन्हें ठीक से काम करने नहीं दिया जाता, इमोशनली अब्यूज किया जाता है। कैसे आप इसे ओवरकम कर सकते हैं, आपको बताएंगी हमारी रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर भावना बर्मी। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इमोशनल अब्यूज को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? देखिए, इमोशनल अब्यूज एक बहुत ही गहरा घाव है जो किसी भी फिजिकल अब्यूज से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। एंड स्पेशली अगर वो औरत से कोरिलेट हो जाए तो वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकॉज विमेन आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। और अगर उनके इमोशंस को ही इम्बैलेंस में ले आया जाए और उसी को हर्ट किया जाए और अब्यूज किया जाए तो उससे गहरा घाव उनकी जिंदगी में, उनके सेल्फ एस्टीम में कभी भी नहीं होता। एंड इट इज नॉट कंपेरेबल टू फिजिकल अब्यूज। जो फिजिकल अब्यूज के घाव हैं वो काफी हद तक क्या कहते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, भर सकते हैं। बट इमोशनल अब्यूज जो एक मेंटल साइकोलॉजिकल अब्यूज का कॉम्बिनेशन होता है, उसके घाव बड़े ही ज्यादा डीप हो जाते हैं और बहुत लंबा समय लगता है और बहुत ज्यादा नर्चरेंस लगती है इसको भरने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इमोशनल अब्यूज के घाव को भरना, जैसे कि भावना जी ने कहा कि बहुत भारी पड़ सकता है, नहीं भरा जा सकता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फिजिकल अब्यूज से भी ज्यादा गहरा धक्का या घाव लगता है इमोशनल अब्यूज का। भावना जी, जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है इमोशनल अब्यूज, लेकिन क्या साइंस हैं? क्योंकि कई बार जाने अनजाने में भी हम लोग किसी को या कोई हमें इमोशनली अब्यूज करता है। से फॉर एग्जांपल हमारा वर्क प्लेस, जहां पर हम अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार फैमिली एटमॉस्फेयर की वजह से हम अगर काम पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमें फोर्सफुली कहा जा रहा है कि यू हैव टू कम, तो ये भी एक तरह का इमोशनल अब्यूज ही हुआ। तो क्या है और सिम्टम जिससे पता लगाया जाए कि आपको इमोशनली अब्यूज किया जा रहा है? देखिए, दो चीजें, एक तो दो तरह के इमोशनल अब्यूज बहुत कॉमन होते हैं। एक होता है हमारी फैमिली लाइफ में, जिसमें आज की डेट में देखा जा रहा है कि जो औरत है वो तीनों 360 डिग्री से अब्यूज खा रही है। एक कई बार अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से, एक अपने इन लॉज से, जो एक्सटेंडेड इन लॉज भी हो सकते हैं, सिर्फ फादर इन लॉ मदर इन लॉ ही नहीं, और तीसरा अपने बच्चों से भी। और दूसरा सेगमेंट हो जाता है वर्क प्लेस अब्यूज का, जिसके अंदर वो एज अ करियर वुमन इमोशनली अब्यूज हो रही हैं। साइंस एंड सिम्टम्स हम इसको 4 कैटेगरीज में डालते हैं। एक होते हैं हमारे सोमैटिक सिम्टम्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे नींद में परेशानी होने, एपेटाइट में डिस्टर्बेंस होना, या एक्स एंड पेन्स अलग अलग जगह पे बढ़ जाने, या फटीगेबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो हमें एक सिग्नल मिलना शुरू होता है। दूसरा होता है हमारे कॉग्निटिव या मेंटल सिम्टम्स, जिसके अंदर हमारी अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पावर कम हो जाती है, और हम एक ब्रूडिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन के फेज में आ जाते हैं। हर एक चीज को जो अच्छी है हमारे लिए, उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। तीसरा सिग्नल होता है हमारा बिहेवियर में, जिसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस, हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। चौथा होता है हमारे इमोशंस में, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। कई बार इस इमोशनल अब्यूज को हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो हम एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव फीलिंग प्रोसेस, जिसको हम कोट अनकोट डिप्रेशन का रूप लेते हैं, कई बार आ जाता है। और दूसरा होता है जब हम इस अब्यूज को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इरिटेबिलिटी, शॉर्ट टेम्पर, किसी का गुस्सा किसी और पे निकल जाना, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर। इसके बारे में और बातचीत करेंगे भावना जी, लेकिन उससे पहले वंदना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी वंदना, बताइए। हेलो हेलो वंदना। हाँ जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे हस्बैंड की पहली मिस थी, उन्होंने सुसाइड लिया था। दूसरी शादी उन्होंने ये बात मुझसे। हमें आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है वंदना, प्लीज अपना सवाल रिपीट कीजिए।
ओके, शादी की बात इनके हस्बैंड ने इनसे छुपाई है कि उनकी पहली मैरिज हो चुकी थी लेकिन उन्होंने सेकंड मैरिज की, तो इस वजह से मुझे काफी टेंशन में लग रही थी। इनकी प्रॉपर मुझे आवाज नहीं आ पाई, उनका सवाल कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या कर सकती हैं ये इस केस में? देखिए, सबसे पहले तो उनको बहुत ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए, स्पेशली अपने हस्बैंड से और हस्बैंड के साथ जो जुड़े हुए उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, दैट अब मैं इस परिवार में आई हूँ तो मैं भी चाहूंगी कि मेरा जो ये रिश्ता है ये एक बहुत ट्रस्ट और फेथ के साथ शुरू हो। इस ट्रस्ट और फेथ के साथ आई एम रेडी टू बिगिन अफ्रेश। जो पास्ट में हुआ वो मुझे आज की डेट में बता दिया जाए, वो एक टूटी हुई शादी ही हो या जैसे उन्होंने कहा उनकी पहली मिसेज ने शायद सुसाइड कमिट किया था, तो अगर सुसाइड या कोई ऐसी घटना दुर्घटना भी उनकी लाइफ में हुई है तो वो भी खुल के अगर वो उनसे बताए तो उनका क्योंकि ट्रस्ट शादी और करने के faith, टाइम पे ये चीज बहुत जरूरी है कि एक विश्वास, एक ट्रस्ट कायम किया जाए, राइट? बिल्कुल। तो ओपन कम्युनिकेशन हस्बैंड के साथ इंडिपेंडेंटली और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इंडिपेंडेंटली। दूसरा, अपना जो हर्ट है वो भी अंदर ना रखें, उसको जरूर एक्सप्रेस करें कि मुझे कहीं ना कहीं दुख जरूर हुआ कि इतना नेक रिश्ता हम शुरू कर रहे थे और उसमें भी आपने मुझे ट्रस्ट नहीं किया कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी और एक नए जरिए से जिंदगी शुरू करेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इनके लिए बड़ा जरूरी है टू फॉरगिव। और अगर फॉरगिव और फॉरगेट करेंगी तो आगे जो बहुत खुशियां आ रही हैं या एक ब्यूटीफुल जिंदगी जीने की आशा लेके ये इस रिश्ते में आई हैं, वो जरूर पूर्ण इनकी जिंदगी और ये अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। वेरी नाइसली एक्सप्लेन आंसर। अभी बात करते हैं सना के साथ जिन्होंने मुंबई से हमें कॉल किया है। जी सना, बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून सना, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हेलो सना, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैंने काफी साल। हेलो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए, उसके बाद बताइए कि क्या पूछना चाहती हैं आप। हाँ, मैंने अपने लॉस के साथ काफी साल गुजारे, नियरली 10 to 15 years, बट जैसे ही लेकिन हमारे उनको मैं कभी पसंद ही नहीं थी। They always used to torture me. Okay, you're having an arranged marriage? Yeah. ओके, अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इनके इन-लॉज को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा से टॉर्चर करते आ रहे हैं, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, एक तो अपना बॉन्ड अपने हस्बैंड के साथ और अपनी न्यूक्लियर फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि देखिए हमारे अंदर एनर्जीज होती हैं और जरूरी नहीं है हमारी एनर्जी सभी लोगों के साथ मैच होए, बट जिन लोगों के साथ मैच हो रही है वहां पे हमें अपनी एनर्जी साइकिल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और इस केस में अगर इनके हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ इनकी एनर्जी और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उनको स्ट्रेंथ देगी कि वो अपने जो इन-लॉज है उनके साथ भी और बेटर तरीके से कोप अप करें। दूसरी चीज, जितना हम रिश्तों में देते हैं उतना ही हमें फायदा होता है। डायरेक्टली ना हो, दैट मीन्स वो अपने कर्म और अपने फीलिंग्स और थॉट्स अपने इन-लॉज के प्रति जरूर पॉजिटिव रखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन-लॉज से उनको पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी मिल रही है। आज नहीं तो कल ये रियलाइजेशन जरूर होगी। और दूसरा, उनका जो कर्म इतना अच्छा है वो पूरे यूनिवर्स में उनको अच्छाई वापस देगा ही देगा। तीसरी चीज, अगर वो अपने इन-लॉज से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझें, एक लिसनिंग ईयर दें और कहें कि आज इतने साल हो गए हैं पर हम एक दूसरे को शायद समझ नहीं पाए हैं। आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो आप मुझे अगर ये बताइए कि जिस तरह की मैं हूँ, मेरे टेम्परमेंट को समझते हुए अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं जो इस रिश्ते को और खूबसूरत बना सकती हैं, आई विल ट्राई एंड फुलफिल दोज। एंड लाइकवाइज मेरी भी कुछ आशाएं हैं तो वो मैं आपको प्रकट कर रही हूँ। एंड दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आज खुल के आपसे बात करती हूँ। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो अगर आप इस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं, ऑन द टेबल बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं कि आप ऐसा फेस कर रही हैं और उनकी क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। अभी बात करते हैं ममता के साथ। जी ममता, बताइए। हेलो हेलो जी ममता जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा 2 बेटे हैं, पर छोटा बेटा जो 14 से टीनेज में है, मैं अपने हस्बैंड वो बाहर रहते हैं, मैं अकेले उन लोग को लेके रहती हूँ। मैंने इधर महसूस किया है कि मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा चोरी करने लगा है। और अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे हैंडल करूँ। बचपन में उसने 1-2 बार किया था,
तो हम लोगों ने उसे थोड़ा समझाया, एक दो बार और किया, फिर बीच में उसने फिर किया, तो मेरे हस्बैंड एक दो बार मारा भी, फिर मैंने कहा कि अब बड़ा हो गया, अब नहीं माना, फिर बीच में समझाते रहे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। इस बार मैंने उसको प्लान वे में पकड़ लिया, तो जितनी बातें मैंने पता लगा ली, बस उतनी ही उसने बताई। कितने साल का है आपका बेटा? 14 साल का है, और मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि बड़ा भाई भी है, मुझे लगता है वो उसको हैरस ना करे, क्योंकि बार बार टीज करेगा कि तुमने चोरी की, तुमने चोरी। तो मैं उसको चाहती हूँ कि वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में इस आदत को छोड़ दे। बट पता नहीं क्या हो रहा है, वो अपने बाबा के पॉकेट से भी उसने पैसे निकाल लिए और खाने पीने में खर्च कर दिया, दोस्तों को खिलाया विलाया। मैंने बार बार ओके, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जो भी इंसान इमोशनली अब्यूज होता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग को भर लेता है, अपने को आपको एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में कैद कर लेता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता, और जिससे उसको सारी चीजें नेगेटिव लगने लगती हैं और यही नेगेटिविटी उसे डिप्लीट कर देती है, उसकी सारी फीलिंग्स को ड्रेन आउट कर देती है और वो इंसान बस गलत ही सोचने लगता है, उसे कुछ अच्छा नजर नहीं आता। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको भी कोई इमोशनली अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर दे, अपनी सेल्फ एस्टीम को लो कर दें, डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी के शिकार हो जाएं या बहुत सारी अदर बीमारियों के शिकार हो जाएं, जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव नजरिया रखिए जिंदगी की तरफ कि अगर ऐसा कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है तो आगे चलकर अच्छा भी जरूर होगा, या फिर उसी में कुछ अच्छाई को देखने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूं थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप इस तरह से जिंदगी को देखने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा और ये सारी बीमारियां भी, और आप इमोशनली अब्यूज कभी नहीं होंगे। ब्रेक में जाने से पहले भावना जी, ममता जी ने हमसे सवाल किया था कि उनके बेटे को चोरी करने की आदत पड़ गई है। ही इज जस्ट 14 years old और उनको इस बात से डर भी लग रहा है कि आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो क्या कर सकती है इसके लिए? मेरे ख्याल से ममता जी के तो नाम में ही इतनी ममता है, जी। तो जितनी ज्यादा ममता से, नर्चरेंस से अपने बच्चे को हैंडल करेंगी उतना ही ज्यादा उनको फायदा होगा। जी। ये जो इनका बच्चे का फेज है 14 इयर्स, इसको हम एक सबसे मुश्किल फेज कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड में, जिसको एडोलेसेंस का नाम दिया जाता है। इसमें वैसे भी बच्चों की जिंदगी में बड़ा उथल पुथल होता है, माँ और बाप, और इधर तो इनको माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ रही है। पेरेंटिंग का फर्ज इसमें ये होता है कि जो बच्चे की स्ट्रेंथ्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि हम अगर सिर्फ उनकी लिमिटेशंस पे, जैसे ये नेगेटिव चोरी का, स्टीलिंग का बिहेवियर है, उसी पे फोकस करते रहेंगे तो हमारी सारी एनर्जीज उसी को स्ट्रेंथ देंगी, बढ़ावा देंगी। पर कहीं हटके अगर हम उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ अच्छा है और ये सारी अच्छाइयां हम देख रहे हैं और उसको उभारें, तो दैट विल बी वन सोल्यूशन। सेकेंडली, कहीं इंडिपेंडेंटली और एक न्यूट्रल जगह में, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बड़ा भाई है, उसके सामने या बाकी परिवार वालों के सामने उसको रिडिक्यूल ना करें, उसको कहीं न्यूट्रली जगह पे लेके जाके उससे बात करें मॉरल्स और वैल्यूज ऑफ लाइफ के बारे में, और बताया जाए कि जिस तरह की राह वो पकड़ रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल हैं। और यदि कोई जेन्युइन चीजें हैं जो वो अपनी माँ बाप से चाहता है तो वो उसको जरूर पूरा करा जाएगा। तो उसको सुनिए, उसको समझिए और अपनी सलाह उसको जरूर समझाइए। जी, इनफैक्ट अपने हस्बैंड की भी इसमें मदद ले सकती हैं कि दोनों साथ मिलकर अपने बेटे को समझा सकते हैं। अभी बात करते हैं अंजू के साथ। जी अंजू, बताइए। गुड आफ्टरनून अंजू जी, बताइए। जी, मैं 30 साल की हूँ और मेरा एक बेटा है 7 साल का। और सब लोग कहते हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। ये सुन के मुझे टेंशन होता है। और मेरा एक ही बेटा है, इसीलिए मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है और बहुत केयर करते हैं। हमने पहले ही सोचा था कि एक ही बच्चा होगा, पर अब जब इन लॉज में या हो गया या आस पड़ोस में भी कोई बोलते हैं ना 2 बच्चे होने चाहिए, क्या इस पे बच्चे पर असर पड़ेगा या ग्रोथ में, या 2 बच्चे होने जरूरी है? ओके, जानना चाहती हैं क्या 2 बच्चे होने जरूरी हैं जिंदगी में? बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहती हैं और आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं। यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पूरी दुनिया क्या चाहती है। आजकल तो ये भी ट्रेंड है डिंक्स का, डबल इनकम नो किड्स, उसमें भी लोग बड़े खुश हैं। और एक तरफ ट्रेंड होता था कि 7-7 8-8 बच्चे होते थे और उसमें भी बच्चे खुश रहते थे, माता पिता खुश रहते थे। 1 बच्चा या 2 बच्चा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग की सिर्फ आपकी है और आपके हस्बैंड की है। और आज के जमाने में हमारा तो फैमिली प्लानिंग का मंत्रा भी ये है, हम 2 हमारे 1। तो अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखा जाए और आप एक बच्चे की परवरिश पूरे ध्यान से, पूरे
होलिस्टिकली करें तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। सेकेंडली, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक बच्चा भी उतना ही स्पेशल है जितने कि 2 या 3 बच्चे हों, तो वो भी उतने ही स्पेशल तरीके से पलेगा बढ़ेगा, और जो बाकी एनवायरनमेंट या बाकी सर्कमस्टांसेस या लोग उसको कह रहे हैं या आपको कह रहे हैं उसके सामने, फिर उसके सेल्फ एस्टीम पे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी अपनी अप्रोच क्या कहती है, आपके और आपके हस्बैंड की, आपका दिल क्या कहता है, और आप सेकंड चाइल्ड करना चाहते हैं नहीं, ये सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए, आप पे डिपेंड करता है, ना कि सोसाइटी पर और आपके इन लॉज पर। अभी बात करते हैं रानी से। जी रानी बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। मैडम, मेरी सिस्टर और हम दोनों ही बहनें हैं, हम दोनों बहुत क्लोज थे शुरू से ही। तो मेरी मैरिज हो गई, मेरी एक लड़की है, मेरे हस्बैंड तो ऑफ हो चुके हैं, फिर मैं घर में आके फिर से रहने लगी। तो मेरी सिस्टर की क्या आदत है ना, वो मेरे से बातें छुपाती है। पहले भी उसका कोई बॉयफ्रेंड था, फिर उसका ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया नहीं। फिर बीच में अभी क्या हो गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड था, मुझे नहीं मालूम, उसकी तबीयत खराब हो गई, हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला वो प्रेग्नेंट है। मुझे बहुत हर्ट हुआ, मतलब हम लोग इतने दोस्ती से रहे, इतने अच्छे से रहे, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप किसी के साथ रह रहे हो, कर रहे हो, कम से कम एटलीस्ट आप अपनी बहन को तो बताइए ना। डॉक्टर लोगों ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, मुझे इतना बुरा लगा मैडम, मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे आप अपनी बिल्कुल बहन के टेंशन मत ऊपर लीजिए। भरोसा ही ना रहा, अब मुझे किसी रिश्ते पे भरोसा ही नहीं रहता है। मुझे इतना बुरा लगता है ना, मैं सबके लिए इतना अच्छा सोचती हूँ, मेरी बहन होकर मैंने उसको बचपन से पाला, इतने अच्छे से रखा, सब कुछ किया, लेकिन एटलीस्ट आप मुझे बता तो सकते हैं ना आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी लड़की, अब मुझे गुस्सा आ जाता है हर बात पे, मैं गुस्से में लड़की को चिल्ला देती हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो प्लीज आप रोइए मत, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, और देखिए एक स्पेस जिंदगी में हर कोई चाहता है, तो हो सकता है आपकी सिस्टर भी आपसे वो स्पेस चाहती हो, लेकिन हाँ आप उनकी बहुत केयर करती हैं। आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। हमारे देश में अराउंड 53% महिलाओं को कहीं ना कहीं इमोशनली अब्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल अब्यूज से एक औरत का कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है, इतना लो हो जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है कि किसी भी रिलेशनशिप को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को फिर से ऊपर लेकर आना, फिर से उठ पाना बहुत मुश्किल है जिंदगी में, क्योंकि इमोशनल अब्यूज से जो घाव दिल पर लगते हैं उन्हें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर भावना, अभी अभी हमसे सवाल किया था रानी ने, जिस तरह से वो रो रही थी बहुत ज्यादा कि उनकी सिस्टर ने उन्हें नहीं बताया कि उनका बॉयफ्रेंड है, तो इस केस में वो क्या कर सकती हैं? देखो नमिता, आपने बहुत ठीक कहा कि जब हमारे साथ इमोशनल अब्यूज होता है तो हम बहुत वीक हो जाते हैं, एंड हम रानी के साथ कंप्लीटली एम्पथाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिश्ते होने चाहिए थे, जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ, वो रिश्ता कहीं ना कहीं नहीं निभा और वो आप अपने पेरेंट्स के पास आ गई हैं। जो एक रिश्ता था बचपन से अपनी सिस्टर के साथ, अभी वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो चाहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है। पर सारे रिश्तों को अपनी तरफ खिंचाने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाना ही बहुत पड़ेगा। जरूरी है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सारी स्ट्रेंथ हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी, लोगों की और रिश्तों की भी। बट अगर हम वीक होंगे, हम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि हम रो रहे हैं, तो दूसरा जो हमारा रिश्ता है वहां के लोग भी ये सोचेंगे कि भाई ये इतने अभी वीक है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने बर्डन्स या अपने हर्ट्स अगर इसके ऊपर डाल देंगे तो शायद वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाए, तो शायद इसीलिए थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, इस समय अगर वो अपनी बहन के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं तो खुद स्ट्रॉन्ग होके अपनी बहन को सपोर्ट दे, क्योंकि देखिए हर सिस्टर हैज आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट। उनका एक रिश्ता था, वो पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, उस रिश्ते में वो प्रायर टू मैरिज प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस से वो भी गुजर रही हैं। अपनी बहन की स्ट्रेंथ बने, उनको भी उससे निकालें, ताकि आज जो वो करेंगी वो कल इनका रिश्ता किस तरह अपनी बहन के साथ हो वो नियमित करेगा। और इनकी एक प्यारी सी बेटी है, कहीं वो अपनी बेटी के साथ एक रिश्ता नेगेटिव ना करें, क्योंकि बहुत सारे उनके प्रीवियस रिश्ते नेगेटिव हो गए हैं। कहीं का किसी कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते से रिलेटेड नहीं होता, तो शी शुड फोकस ऑल हर पॉजिटिविटी एंड कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज टुवर्ड्स हर डॉटर आल्सो। एग्जैक्टली, सो दिस इज द टाइम जब आप अपनी सिस्टर को स्ट्रेंथ दे सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, और साथ साथ अपनी बेटी के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छे से आगे बढ़ा सकती हैं। अभी बात करते हैं सोनिया के साथ। जी सोनिया बताइए। हेलो। हेलो।
गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सोनिया, बताइए। मैम मेरी मैरिज को 10 इयर्स होने आए हैं। पहले तो मेरी सासू माँ का मेरे प्रति बहुत लगाव था, लेकिन 2-3 सालों से मतलब ऐसा हो गया है कि वो मुझे नापसंद सा करने लग गई है। मेरे फैमिली मेंबर्स को भी घर में आने की मनाही हो गई है, ना मुझे मायके जाने दिया जाता है। ओके। मैं काफी टेंस रहती हूँ और मुझे बार बार ये कहा जाता है कि अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। ओके, क्या आपने इसके पीछे की कभी वजह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना मुझसे ऐसे रहती हैं जैसे कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। उनके टॉर्चर का मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो ऐसे वर्ड्स निकालती हैं अपने मुंह से, तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है। ओके, अब्यूजिव वर्ड्स मुझे लगता है वो यूज करती हैं और साथ साथ बहुत परेशान करती हैं अपनी बहू को, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अदर वे राउंड हुआ, ये नहीं जानती क्यों हुआ ऐसा। मतलब मैं तो ये नहीं कह सकती कि क्यों हो रहा होगा, लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सही बात है। इसका सोल्यूशन एक तरह से तो तभी आएगा जब ये पता चले कि ये ऐसा बदलाव जो आया और काफी यू टर्न सा बदलाव दिख रहा है, क्यों आया। कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जिंदगी में अपनी सर्कमस्टांसेस में वापस जाके रिफ्लेक्ट करें तो जवाब वापस जरूर आ जाएगा। और अगर खुद से जवाब नहीं आ रहा और उनसे डायरेक्टली पूछने से जवाब नहीं आ रहा, तो जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि इस केस में इनके हस्बैंड और अपने इन-लॉज के बेटे, उनको कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनको बताइए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत हर्ट महसूस करती हूँ कि जो मेरा रिश्ता इतना प्योर था, इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव था, आज वो नेगेटिव होता जा रहा है। तो आप अगर मम्मी पापा से बात करें और हमारे को एक दूसरे को समझा पाएं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक स्टेप्स अहेड टुवर्ड्स मेकिंग करेक्टिव एक्शन। और अगर वो समझा सकें तो आप जरूर ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए समझने के लिए। पर यदि कोई भी कारण ना हो तो कहीं ना कहीं आपको भी असर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको अब्यूज कर रहे हैं और आपके सेंटिमेंट्स और इमोशंस को नहीं समझ रहे और आपके ऊपर इतनी पाबंदियां लग गई हैं कि ना आप अपने मायके जा सकते हैं ना मायके वाले घर आ सकते हैं, तो असर्टिवली आपने अपने हस्बैंड को जरूर ये बात कहनी है कि दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक एंड आई डोंट अप्रिशिएट। और कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल मुझे भी इतनी स्पेस मिलनी चाहिए, इतनी डिसीजन मेकिंग मेरे भी फेवर में होनी चाहिए कि मैं होलिस्टिकली एक खुशहाल जिंदगी जी सकूं। जी, क्योंकि बहुत जरूरी है एक औरत के लिए कि वो भी खुशहाल तरीके से कैसे रह सकती है, खुद को जाने और समझे। आप यहाँ पर आई भावना जी, इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया जी।